तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खमा गणी दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे भौगोलिक चिंतक का इतिहास, जो आपको फर्स्ट ग्रेड में भी काम आएगी, नेट में भी काम आएगी और कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसी आएगी उसमें भी काम आएगी। तीनों एग्जामों में हमारी ये बुक चलती है और बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से आते हैं। इसमें हमने सबसे पहले ग्रीक विद्वान शुरू किया था और ग्रीक विद्वानों में हमने 5 विद्वान पढ़ लिए थे शुरुआती। अब पिछली बार मेरे से एक गलती हो गई थी, मैंने ये छोटे वाला जो क्रम लिख रखा है, इस छोटे वाले क्रम में मैंने क्या कर रखा है, होमर और होमर के बाद में एनेक्सिमेंडर और हेकेटियस ऐसे डाल दिया, जबकि वास्तविक क्रम है होमर, थेल्स, एनेक्सिमेंडर। तो थेल्स 2 नंबर पे आएंगे और मैंने थेल्स को इधर लिख दिया 6 नंबर पे। मैं सोच रहे होंगे शायद कि 1 और 2 नंबर इधर से शुरू करते हैं, फिर मैंने नीचे से शुरू कर दिया। खैर, ये सब बातें छोड़ो और आप सबसे पहले होमर, और जैसे ये बड़े वाले क्रम में मैंने लिख रखा है, इन सारे में होमर, थेल्स, एनेक्सिमेंडर इस तरह से क्लियर कर लेना। मतलब इस तरह से ही याद करना है और यही इनका क्रम है। एनेक्सिमेंडर के गुरु थे थेल्स और एनेक्सिमेंडर ने फिर आगे चल के नोमोन यंत्र का भी आविष्कार किया था। ठीक है, तो इस तरह से हमको पढ़ना है और आज हम आगे के 5 विद्वान पढ़ते हैं। टोटल 12 विद्वान हैं, तो कोई बड़ा नहीं होगा। शॉर्ट नोट्स अब देखो, मैंने सारे ग्रीक विद्वान लगभग 1.5 पेज में सल्टा दिए और अगर हम बुक में देखते हैं तो बुक में कम से कम भी इसके 20 पेज है ना। तो यही फ़ायदा होता है शॉर्ट नोट्स का कि रिवीजन करना कितना आसान हो जाता है। ठीक है, और हमने अब पढ़ लिया था हेरोडोटस तक, तो एक बार जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। होमर यूनान का प्रथम पद्य कवि था। इलियड और ओडिसी 2 ग्रंथ लिखे थे। ओडिसी ग्रंथ में ट्रोजन युद्ध का वर्णन किया था। उन्होंने पृथ्वी को एक वृत्ताकार तश्तरी नुमा महासागरीय नदी से घिरी हुई बताया था। यूरोप और एशिया के बारे में वो परिचित थे। थेल्स तो जो थे वो यूनान के गणितज्ञ थे और इन्होंने पृथ्वी को मापने का कोशिश प्रयास किया था। फिर अनेक्सिमेंडर भी गणितज्ञ थे और ये थेल्स के शिष्य थे और इन्होंने सूर्य घड़ी, नोमोन घड़ी फिर बेबीलोनिया यंत्र का आविष्कार किया था और विश्व के प्रथम मानचित्रकार थे और ज्ञात विश्व का इन्होंने मानचित्र बना दिया था उस टाइम पे। फिर 4th नंबर पे हमने हेकेटियस पढ़ा था। हेकेटियस मिलेटस के निवासी थे और अग्रणी भूगोलवेता इनको बोला जाता है। पायोनियर जोग्राफर योगदान था इनका राजनीतिक भूगोल में और ये यूनानी गद्य के प्रथम लेखक थे। क्या थे ये? यूनानी गद्य के प्रथम लेखक थे और इनकी 2 किताबें थी। जस्ट पीरियड्स जिसमें यूरोप की भौगोलिक जानकारी मिलती है और पेरिप्लस जिसमें तटीय सर्वेक्षण कार्य इनका मिलता है। पृथ्वी को इन्होंने वृत्ताकार तल कहा और यूनान को पृथ्वी के केंद्र में माना। नील नदी का स्रोत दक्षिणी महासागर बताया, जो कि गलत था। हेरोडोटस एक बहुत महान विद्वान रहे हैं जिनका एक बहुत महान कथन है कि समस्त इतिहास का वर्णन भौगोलिक दृष्टि से और भूगोल का वर्णन ऐतिहासिक दृष्टि से किया जाना चाहिए। इनका जन्म हेलिकार्निस नगर टर्की में हुआ था और इन्हें फादर ऑफ हिस्ट्री या इतिहास के पिता कहते हैं। बुक का नाम था हिस्टोरिका नामक किताब लिखी थी इन्होंने और ग्रीक हिस्टोरियन और इतिहासकार रहे हैं। ऐतिहासिक घटनाओं को भौगोलिक स्वरूप इन्होंने दिया था। नील नदी के लिए सर्वप्रथम डेल्टा शब्द का प्रयोग किया था। नील नदी से प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ों का इन्होंने वर्गीकरण किया था। अग्रणी प्रजाति वैज्ञानिक थे क्योंकि इन्होंने उस समय में जनजातियों का और उनके जीवन का रोचक वर्णन किया। पृथ्वी को इन्होंने थाली जैसे बताया और पृथ्वी इन्होंने कहा कि सूर्य जो है पश्चिम से पूर्व की तरफ चाप की तरह यात्रा करता है। नील नदी के उद्गम के बारे में इनको ज़्यादा जानकारी नहीं थी। नील नदी का उद्गम लीबिया में मानते हैं और कहते थे कि नील नदी का उद्गम इन्होंने लीबिया में माना और इन्होंने बोला कि नील नदी जो है लीबिया को पूर्व और पश्चिम 2 भागों में बांट देती है। अंतरिक्ष के बारे में भी इन्हें त्रुटि भरा ज्ञान था और शीत ऋतु में सूर्य हवाओं के द्वारा दक्षिण की ओर धकेल दिया जाता है, ये भी इन्होंने कहा। पहले विद्वान थे जिन्होंने अक्षांश और देशांतर के आधार पर विश्व का प्रथम मानचित्र बनाया था। तो ये भी मतलब बनाने का प्रयास किया था, बना तो नहीं पाए थे, बनाने का प्रयास किया था। बनाया आगे चल के इरेटोस्थनीज ने था और हेरोडोटस को निम्न बातों का ज्ञान नहीं था। ज़्यादातर यूरोप के बारे में वो नहीं जानते थे, जो लिखा वो गलत लिखा। टॉरस और जैग्रोस पर्वत के बारे में भी नहीं जानते थे। हिंदू कुश व हिमालय पर्वत के भी बारे में नहीं जानते थे। आमोदर या हिंद महासागर, बॉस स्ट्रेट, डॉन नदी, अटलांटिक महासागर, भूमध्य सागर, अरल सागर और युगाजिन या काला सागर के बारे में वो जानते थे। हेरोडोटस पहले विद्वान थे जिन्होंने कैस्पियन सागर को बंद सागर या आंतरिक सागर कहा, काला सागर को मोस्ट वंडरफुल सी कहा और इन्होंने विश्व को 3 महाद्वीपों में बांटा, यूरोप, एशिया और लीबिया। लीबिया से आशिया उनका अफ्रीका से था। यूरोप को एशिया और लीबिया दोनों के संयुक्त जितना माना। उन्होंने कहा कि यूरोप सबसे बड़ा है। डेन्यूब नदी जो कि यूरोप में ही बहती है, उन्हें विश्व की सबसे लंबी नदी बोला और अफ्रीका के पश्चिमी तट पर रहने वाली
जो जनजाति है उनका कार्थेज वासियों से इन्होंने मौन व्यापार का बड़ा ही रोचक वर्णन अपनी किताबों में किया है। तो हमारे 5 विद्वान कंप्लीट हो गए। अब ग्रीक विद्वानों में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो हेरोडोटस और इरेटोस्थनीज। इनमें मतलब इनसे तो क्वेश्चन 100% आता ही आता है। तो आज हम पढ़ेंगे इरेटोस्थनीज के बारे में। इरेटोस्थनीज ग्रीक गणितज्ञ, भूगोलवेता और खगोलज्ञ था। रुचि इनकी गणित में भी थी, भूगोल में भी थी और खगोल में भी थी। ठीक है। जन्म इनका साइरेन लीबिया में हुआ था। पहले विद्वान थे जिन्होंने विषुवत रेखा की लगभग सही लंबाई नाप ली थी और नापा किस यंत्र की सहायता से था? वही नोमोन यंत्र जो अनेक्सिमेंडर ने बनाया था, नोमोन यंत्र की सहायता से। योगदान खगोल विज्ञान और गणितीय विज्ञान में था। फादर ऑफ जियोडेसी, भूगणित के संस्थापक, मतलब भूगोल में एक तरह से गणित का परिचय इन्होंने करवाया था। पहली बार ज्योग्राफी शब्द का, ये तो मतलब कि अपनी जो एनसीईआरटी शुरू होती है 11th क्लास में, आप ज्योग्राफी लोगे तो पहले चैप्टर में ही ये लाइन लिखी गई है कि ज्योग्राफी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? इरेटोस्थनीज। जियोग्राफी एक ग्रीक शब्द है जो 2 शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफोस। जियो मतलब पृथ्वी और ग्राफोस मतलब वर्णन करना। इरेटोस्थनीज को वास्तव में व्यवहारिक भूगोल का जनक मानते हैं। वैज्ञानिक इतिहास का इन्होंने विकास किया। प्रथम वैज्ञानिक भूगोलवेता, मतलब इन्होंने कोई चीज़ तुक्के पे नहीं बोली, सारी चीज़ों को प्रूव दिया इन्होंने। इनकी बुक थी ज्योग्राफिया, और मतलब वही ज्योग्राफिका और ज्योग्राफी का, मतलब कि जो हेरोडोटस ने लिखी थी वो थी GE, जैसे इधर लिखी हुई है ना, हिस्टोरिका। इनकी बुक थी हिस्टोरिका और इनकी थी इरेटोस्थनीज की थी ज्योग्राफिया। ठीक है। इन्होंने गणितीय भूगोल का वर्णन अपनी किताब में किया है। अक्षांश और देशांतरों की सहायता से विश्व का प्रथम मानचित्र इन्होंने बना दिया था। उन्होंने प्रयास किया और इन्होंने आखिर में बना दिया। पृथ्वी की सही जानकारी इनको लगभग थी और परिधि, जो पृथ्वी की परिधि की जो गणना की वो उन्होंने 25,200 स्टेडिया बताई। ये जो 25,200 स्टेडिया है वो आज की जो पृथ्वी की वास्तविक परिधि है उससे सिर्फ 14% गलत है ना, लगभग सही है। तो उस जमाने में इतने कम सुविधाओं में अगर परिधि की गणना इन्होंने की थी और लगभग सही की थी, तो इस वजह से इनको भूगणित के संस्थापक हम बोलते हैं। इरेटोस्थनीज ने विश्व के इतिहास उत्तर से दक्षिण के अपेक्षा पूर्व से पश्चिम की ओर फैला हुआ, ज़्यादा फैला हुआ है, ये इन्होंने बोला था। पृथ्वी को 5 जलवायु कटिबंधों में इन्होंने बांटा था। तो इन्होंने क्या बोला था कि जो पृथ्वी का इतिहास है वो पूर्व से पश्चिम के बजाय उत्तर से दक्षिण के बजाय पूर्व से पश्चिम की ओर ज़्यादा फैला हुआ है। ठीक है। और पृथ्वी को इन्होंने कितने भागों में बांटा है? 5 कटिबंधों में बांटा है। तो ग्रीक विद्वान थे, भूगोलवेता और खगोलज्ञ थे और साइबेरियन लीबिया में जन्मे थे। विषुवत रेखा की लंबाई लगभग 25,200 स्टेडिया बताई थी और नाप ली थी, और नापने वाला यंत्र नोमोन था। और इसके अलावा इन्होंने ज्योग्राफी शब्द भी दिया था, जियो और ग्राफोस, पृथ्वी प्लस वर्णन करना। बुक भी लिखी थी ज्योग्राफिया। अक्षांश और देशांतरों की सहायता से विश्व का प्रथम मानचित्र इन्होंने बनाया था। ठीक है। बाकी चीज़ें मैंने आपको बताई दी। और विश्व को 5 जलवायु कटिबंधों में बांटने वाले थे। ठीक है। तो ये है इरेटोस्थनीज के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट बातें थी वो। इसके अलावा 1-2 चीज़ें और इम्पोर्टेंट हैं इनके बारे में। भारत की आकृति इन्होंने चतुर्भुज आकृति बता दी थी उस जमाने में भी। और एक इरेटोस्थनीज एक शब्द का प्रयोग किया था जिसका नाम था एक्यूमेन। एक्यूमेन का अर्थ होता है वास योग्य विश्व या अधिवासित विश्व, मतलब जिसमें लोग निवास करते हैं उस विश्व के लिए इन्होंने एक्यूमेन शब्द का प्रयोग किया। पृथ्वी के लिए इन्होंने मोस्टली एक्यूमेन शब्द का ही प्रयोग किया है। ठीक है। अब है हिपार्कस। अगले विद्वान हैं हमारे 7वें नंबर के हिपार्कस। हिपार्कस का जन्म टर्की के हेलिनिस्टिक नगर में हुआ था और खगोलज्ञ, भूगोलवेता और गणितज्ञ ये थे। और ताराग्रहों की प्रथम सूची के संग्रह करता थे। हिपार्कस ने ताराग्रहों की सबसे पहले सूची बताई थी क्योंकि खगोल में इनकी रुचि थी। त्रिकोणमिति के संस्थापक थे, जो आज हम त्रिकोणमिति पढ़ते हैं मैथ्स में, उसके संस्थापक थे। इसके अलावा अक्षांश और देशांतर रेखाओं के आधार पर विश्व को जलवायु कटिबंधों में बांटा। इरेटोस्थनीज ने तो अक्षांश और देशांतर रेखाओं के आधार पर विश्व का मानचित्र बनाया और इन्होंने विश्व को जलवायु कटिबंधों में बांटा। विश्व को 11 जलवायु कटिबंधों में बांटा। पहले विद्वान थे जिन्होंने असीरियन गणित के आधार पर एक वृत्त को 360 डिग्री में विभाजित किया। विषुवत रेखा को इन्होंने वृहद वृत्त कहा। हिपार्कस ने एस्ट्रोलैब नामक एक यंत्र का आविष्कार किया जिससे कि हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं का निर्धारण कर सकें। इसके अलावा इक्विनोक्स मतलब विषुव का पहली बार इन्होंने पता लगाया। पृथ्वी के त्रिविम स्वरूप को द्विविम स्वरूप में इन्होंने चेंज किया। ठीक है। इसके लिए इन्होंने
प्रक्षेपों का आविष्कार कर दिया था। इसके लिए इन्होंने दो प्रक्षेप बनाए थे, एक तो स्टीरियोग्राफिक प्रक्षेप और एक आर्थोग्राफिक प्रक्षेप। विषुवत रेखा को इन्होंने दीर्घवृत्त कहा ही, और इन्होंने कहा कि पृथ्वी प्रत्येक घंटे में 15 डिग्री यामोत्तर घूम लेती है। 15 डिग्री घूमती है एक घंटे में, मतलब 60 मिनट में, और 1 डिग्री घूमेगी 4 मिनट में। और यही आज का सही कैलकुलेशन है कि पृथ्वी 1 डिग्री घूमने के लिए 4 मिनट का समय लेती है। तो वास्तव में महान गणितज्ञ और खगोलज्ञ रहे हैं हिपार्कस। तो मेन जो इनकी बात है, टर्की में जन्मे हुए हैं और ताराग्रहों की प्रथम सूची इन्होंने लिखी थी। त्रिकोणमिति के संस्थापक थे। अक्षांश देशांतर रेखाओं के निर्धारण के लिए पहला ये यंत्र का आविष्कार किया था, जिसका नाम था एस्ट्रोलैब। और इसके अलावा जलवायु कटिबंधों में बांटा था पृथ्वी को। अक्षांश और देशांतरों के आधार पर 11 जलवायु कटिबंधों में विभाजित किया था। पहले विद्वान थे जिन्होंने वृत्त को 360 डिग्री में बांटा। विषुवत रेखा को इन्होंने बृहद्वर्त कहा। और इसके अलावा इक्विनोक्स विषव का पहली बार पता लगाया। इक्विनोक्स होता है जब सूर्य विषुवत रेखा पे सीधा चमकता है, तो उस स्थिति को इक्विनोक्स कहते हैं। ठीक है। पृथ्वी के त्रिविम स्वरूप को द्विविम में चेंज करने के लिए, 3D को 2D में चेंज करने के लिए इन्होंने दो प्रक्षेप बनाए, एक स्टोरियोग्राफिक और एक आर्थोग्राफिक प्रक्षेप, जो आज भी हम अपने जो प्रैक्टिकल वाली बुक होती है उसमें पढ़ते हैं। विषुवत रेखा को इन्होंने दीर्घवृत्त कहा। और इन्होंने पृथ्वी बताया कि पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री यामोत्तर, मतलब 60 मिनट में 15 डिग्री घूम लेती है, और 1 मिनट में 4 डिग्री 1 डिग्री 4 मिनट में घूमती है। और ये बिल्कुल सही चीज़ बताई इन्होंने। ठीक है। अगले विद्वान है पॉसिडोनियस। यूनानी भौतिक भूगोलवेता इनको कहा जाता है। भौतिक भूगोल के पिता भी कहा जाता है। फादर ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी कहा जाता है। इनकी बुक का नाम था द ओशियंस। बहुत बार पूछी जाती है इनकी किताब। सर्वप्रथम महासागरों की गहराई पता करने का प्रयास इन्होंने किया था। सर्वप्रथम नए चंद्रमा के दिन सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में रहते हैं तो आने वाला ज्वार स्प्रिंग टाइड, बसंत ज्वार या फिर दीर्घ ज्वार कहलाता है। जो बिल्कुल सही है कि जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक ही सिध में होते हैं तो दीर्घ ज्वार आता है, जिसे हम बसंत ज्वार भी कहते हैं। और इन्होंने बोला कि प्रथम और अंतिम चतुर्थांश में जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा 90 डिग्री पे होते हैं तब नेप टाइड, निम्न ज्वार आता है। ठीक है। इन्होंने ये भी बताया कि अधिकतम तापमान और शुष्क मरुस्थल और शीतोष्ण कटिबंधों में अयन रेखाओं के आसपास कर्क और मकर रेखाओं के बीच होते हैं। इन्होंने पहले हम मानते थे कि विषुवत रेखा पे सर्वाधिक तापमान होता है, बट इन्होंने बताया कि बहुत ज़्यादा तापमान और मरुस्थल जो है शीतोष्ण कटिबंध में अयन रेखाएं हैं, जो कर्क और मकर रेखा के बीच वाला क्षेत्र है वहाँ पे पाया जाता है। और विषुवत रेखा पे तापक्रम पर्याप्त कम उग्र थे। विषुवत रेखा पर कर्क और मकर रेखाओं के पास वाली जगह, मतलब कि कम से कम 10 डिग्री से आगे वहाँ पे ज़्यादा तापमान पाया जाता है। विषुवत रेखा पे उसके मुकाबले कम तापमान पाया जाता है, जो भी बिल्कुल सही बात है। तो पोसिडोनियस, फादर ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, द ओशंस नामक किताब लिखी। महासागरों की गहराई नापने का प्रयास किया। और इन्होंने उच्च ज्वार, दीर्घ ज्वार के बारे में बताया और निम्न ज्वार के बारे में बताया। और शीतोष्ण कटिबंधों में अयन रेखीय क्षेत्रों में तापमान ज़्यादा ऊंचे रहते हैं बजाय कि विषुवत रेखा की। ये बात इन्होंने बताई। फिर है नवे विद्वान है हिपोक्रेटस। हिपोक्रेटस को चिकित्सीय भूगोल के पिता, फादर ऑफ मेडिकल ज्योग्राफी कहा जाता है। पहले विद्वान थे। पर्यावरण पर मानव का प्रभाव स्पष्ट किया था। इन्होंने प्रथम नियतिवादी भूगोलवेता थे। तो अभी तक किसी ने भी नियतिवाद, संभववाद की बात नहीं करी थी, लेकिन हिप्पोक्रेटस ने कहा था कि मानव पे प्रकृति का प्रभाव है, इसलिए इनको प्रथम नियतिवादी भूगोलवेता भी कहा जाता है। 10वें नंबर के विद्वान हैं थियोफ्रेस्टस। वनस्पति विज्ञान का पिता कहा जाता है। फादर ऑफ बायोग्राफी नहीं, बायोलॉजी। ठीक है। वनस्पति विज्ञान आप सही कर लेना है ना। फादर ऑफ बायोलॉजी इनको कहा जाता है। और इसके अलावा प्लेटो है। प्लेटो यूनानी दार्शनिक भूगोलवेता थे। प्लेटो ने कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है तथा ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है। सूर्य और सभी पिंड पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं। भूकेंद्रीय विचारधारा इन्होंने दी थी। तो वास्तव में पृथ्वी सूर्य केंद्रित है, लेकिन प्लेटो को जितना ज्ञान था उस हिसाब से इन्होंने कहा कि पृथ्वी विश्व के ब्रह्मांड के केंद्र में है और सारी चीज़ें पृथ्वी के चारों तरफ घूमती हैं। ठीक है। जिसे हम भूकेंद्रीय विचारधारा भी कहते हैं। और इसके अलावा इन्होंने निगमनात्मक दृष्टिकोण दिया था, डेडिकेटिव अप्रोच। निगमनात्मक दृष्टिकोण का मतलब होता है तर्क द्वारा सिद्धांतों की ओर रचना, सामान्य से विशेष की ओर जाना। मतलब पहले हम छोटी मोटी चीज़ों के बारे में जानकारी रखेंगे और फिर उसके बाद में कोई विशेष सिद्धांत बनाएंगे, है ना। कि ऐसे नहीं है सिद्धांत डायरेक्ट हम कोई सिद्धांत दे देंगे फिर उसके पक्ष में तर्क रखेंगे, नहीं, पहले हम तर्क इकट्ठा करेंगे फिर एक सिद्धांत की रचना करेंगे। प्लेटो जो थे अरस्तु के गुरु थे। ठीक है। तो प्लेटो और अरस्तु मुख्यतः राजनीतिज्ञ हैं, लेकिन इनका भूगोल में भी योगदान रहा है, इसलिए हम भूगोल में भी इनके बारे में
थोड़ी बहुत चीज़ें पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब है अरस्तु, प्लेटो के शिष्य थे और यूनानी गणितज्ञ थे, नियतिवाद के समर्थक थे, वो भी नियतिवाद के समर्थक थे, प्लेटो भी, ये भी उद्देश्यवादी विचारक थे। उद्देश्यवाद का मतलब होता है ईश्वर में विश्वास रखने वाला। ईश्वरवादी विचारक थे, जिन्हें टेलियोलॉजिस्ट भी कहा जाता है कि इन्होंने कहा था प्रत्येक वस्तु पूर्व नियोजित योजना सहित बनी हुई है, कोई भी वस्तु ऐसे ही नहीं है। उन्होंने कहा था कि भगवान हर एक सृष्टि के हर एक चीज़ का कोई ना कोई मतलब कि अपने आप फिक्स होता है कि ये चीज़ ये करने वाली है। और इनकी बहुत ही फेमस बुक है मेट्रोलॉजी का, जिसमें उष्णकटिबंधीय विषुवत वर्षा वन उष्णता के कारण मानव बसाव के लिए योग्य नहीं है। ये बात इन्होंने कही थी कि विषुवत रेखीय वर्षा वनों में उष्णता और जो पाई जाती है आर्द्रता, है ना, इसके कारण वहाँ पे इंसान नहीं रह पाते हैं। पहली बार इन्होंने ये बात कही थी। पृथ्वी की आकृति इन्होंने गोल बताई थी। इसके अलावा भूकंप और ज्वालामुखी का कारण हवा को बताया था इन्होंने। ज्वार भाटे का कारण भी इन्होंने हवा को बताया था। अरस्तु आगमनात्मक पद्धति के समर्थक थे, और आगमनात्मक पद्धति होती है इंडक्टिव अप्रोच, है ना। इंडक्टिव अप्रोच में विशेष से सामान्य की ओर जाते हैं, पहले कोई विशेष बात का पता लगाते हैं और फिर नॉर्मल तथ्यों की ओर जाते हैं, ठीक है। और तर्कों द्वारा सिद्धांत की ये रचना करते थे। इसके अलावा बस इतना ही है इनके तो मतलब अरस्तु में तो इनकी बुक याद रख लेना, मेट्रोलॉजी का। और इनका ईश्वरवादी विचारक, उद्देश्यवादी विचारक थे, और ये आगमनात्मक पद्धति के समर्थक थे अरस्तु, और प्लेटो निगमनात्मक पद्धति के थे, ठीक है। इसके अलावा यूनानी भूगोलवेताओं का योगदान 500 BC से 200 BC में इनका योगदान ज़्यादातर रहा है। गोल्डन एज ऑफ ग्रीक भी इसे बोलते हैं। गणितीय भूगोल में बहुत अच्छा योगदान रहा, और खगोल विज्ञान में भी अच्छा योगदान रहा। जैसे थेल्स और अनेक्सिमेंडर का गणितीय भूगोल में बढ़िया योगदान था। इरिटोस्नीज जो थे, इनका भी गणितीय भूगोल में योगदान रहा, क्योंकि इन्होंने पृथ्वी की परिधि को मापा, और भूगोल का पिता भी कहा जाता है क्योंकि भूगोल शब्द ही इन्होंने दिया था। हेकेटियस जिस पीरियड्स किताब लिखी थी, डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ नामक किताब लिखी थी, पहली बार भौगोलिक वर्णन प्रस्तुत किया, और जिस कारण हेकेटियस को भी कहीं ना कहीं भूगोल का पिता कहा जाता है, ठीक है। भौतिक भूगोल के पिता जैसे हम पोसिडोनियस को बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने द ओशंस किताब लिखी थी, जिसमें समुद्र और जलवायु विज्ञान को इन्होंने समझाया था। फादर ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी इनको कहा जाता है। बाकी अब अगला टॉपिक है जो हम मतलब अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ये वीडियो अगर ठीक लगे, समझ में आ रही है चीज़ें, और अगर मदद कर रही है, तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ताकि क्या हो कि मुझे पता चलता रहे, ताकि मैं और वीडियो बनाऊं कि नहीं बनाऊं। इस वजह से मतलब ये भी मुझे गाइडेंस मिलेगा क्योंकि अभी तो जो वीडियो मैं बना रही हूँ वो इसलिए बना रही हूँ कि आप हमेशा कहते हो मैम शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, तो मैंने इस तरह से बना रखे हैं। बाकी सबके अपनी अपनी थ्योरीज हैं, आप जिस तरह से चाहो बना सकते हो। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।